समाज से बिल्कुल अलग हट गई है। समाज में उसका कोई योगदान नहीं 50 साल में। तो नाराज हो जाएंगे सब आप? तो हो नाराज, तो मैं चाहता हूँ कि वो बोले, कुछ दम है तो बोले। कविता का जन्म ही हुआ है करुणा से। करुणा मतलब हृदय। हृदय अगर है तो कविता आप निकल सकती है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम शाश्वती समा, वाल्मीकि करुणा से उत्पन्न हुई। हमारे बच्चे अगर इस समय हिंदी कविता न लिख करके उर्दू शायरी करते हैं, इसका सारा जो है अपराध जो है ये छंद मुक्त कविता वालों को मैं देना चाहूँगा। जो व्यक्ति, हम तो उनको सामने कहते हैं कि आप 40 साल से एक कविता पढ़ रहे हैं और उस कविता को मैंने वो 15 लाइन की कविता है और वो आपको याद नहीं हो पाती, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि देश और समाज आपको याद रखे। प्रारंभिक मेरी शिक्षा हुई संस्कृत में, कालिदास को पढ़ करके, भवभूति को पढ़ करके, इन सब को पढ़ा। बाद में मुड़ गया तो एमए किया अंग्रेजी में। हिंदी कभी मेरे पाठ्यक्रम में नहीं रही। ये लोकतंत्र में यही गलत हुआ है कि कोई टोका नहीं गया। गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम करने दी और पीठ ठोक पे कि हमारा वोट बैंक है। हम उस तरह के वोट बैंक में रहने वाले नहीं। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है। रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। नमस्कार, आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समझ तो आप गए होंगे कि आज क्या होने वाला है आत्मा की आवाज में। मित्रों, आज आत्मा की आवाज में हमारे साथ हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, जो पिछले 5 से 6 दशकों से सक्रिय हैं रचना धर्मिता में। आत्मा की आवाज में हमारे साथ हैं। ज्यादा बातें, औपचारिक बातें नहीं होंगी आज। बहुत अच्छी कविता आज आपको सुनने को मिलने वाली है और ये कविता 1982 में, फरवरी 1972 में धर्मयुग में छपा था और उस समय धर्मयुग का सर्कुलेशन लगभग 4 लाख था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चर्चित पत्रिका थी। इसका असर ये पड़ा कि बीबीसी के जो ओंकारनाथ श्रीवास्तव आए थे ढाका में बांग्लादेश के युद्ध की रिपोर्टिंग करने, वो इसको रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ से बनारस आए थे और डॉक्टर शंभुनाथ जी से कहा कि मैं बुद्धिनाथ जी के यहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे बुद्धिनाथ लड़का है, मैं बुला लेता हूँ यहीं पर। फिर वो एक जगह जा कर के उसकी रिकॉर्डिंग की उन्होंने और आज भी वो नॉन इरेजेबल रिकॉर्ड में है, कभी कभी बजता है। मतलब 50 वर्ष हो गए। 50 वर्ष का मनाया गया ना कविता की स्वर्ण जयंती। हाँ, 72 तो अब तो 2 साल और ज़्यादा हो गया। तो ये होता है कभी कभी। देखिए, मैं ऐसी जगह पर, रूस में भी ऐसी जगह पर गया, चाहे विदेशों में जब जाता हूँ तो लोग नहीं जानते पुरैन पात क्या है, कमल क्या होता है, लोटस कहने से भी समझ में नहीं आती, तो वो हरियाली ही नहीं है कहीं पर। सकालीन प्रोजेक्ट की तरफ चाहिए आप, लेकिन वहाँ भी ऐसे लोग मिले कि कहे कि वो जो
सुनाइए आप। जाल फेंके बच्चे, जाल फेंके। फेंकिए जाल। मित्रों, आत्मा की आवाज में आज केवल कविता सुनी जाएगी और बीच बीच में कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि अच्छी कविता की पहचान क्या होती है, आप हम देखिए, चाहेंगे। कविता जो है, जी खास तौर से मैं गीत की बात अभी करूँगा, तो चाहे वो भी गीत हो या जो भी हो, कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो जो कहती है वो कहती नहीं है, वो क्योंकि वो व्यंजना में बोलती है। जैसे मान लीजिए कोई नायिका कहे कि शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, तो व्यंजना में उसका मतलब ये हुआ कि उसका जो प्रियतम आज आने वाला था वो नहीं आया। ये किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, ये कविता की डिक्शनरी में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कविता वही होती है जिसमें अधिक से अधिक व्यंजना में बात की जाए। इसमें भी वही है, जो मूर्ख लोग हैं वो लोग उसको मछली समझते हैं, वो जाल समझते हैं, मछेरा समझते हैं और कहते हैं कि मछली को तो मुक्ति चाहिए। अरे मूर्ख, कहीं कहीं इसमें है ही नहीं वो मछली। तो ये समझना बहुत कि अविधा में नहीं है ना, क्योंकि जो वे लोग कहते हैं वो अखबारी कविता लिखने के अभ्यस्त हैं और अखबारी कविता पढ़ने के अभ्यस्त हैं। तो जब गीत के अभिव्यंजना में वो जाएंगे तब उनको समझ में आए कि कितनी गहरी बात कही गई। हम चाहते हैं आज आप अपनी प्रिय कविताएं हमको सुनाते चलें और प्रश्नों के उत्तर होते चलें। अच्छा। तो अब दूसरी कविता आपकी। अब धर्मयुग का ही एक और गीत लेता हूँ मैं। बसंत ऋतु में जो होली विशेषांग निकलते थे जी। तो उसमें भारती जी की आदत थी कि वो 2 महीना पहले लिख देते, इतना बड़ा स्लिप भेजते थे कि बुद्धिनाथ फागुन अंक के लिए गीत भेज दो। तो लिखना था, लिखते उसी तरह के उसमें लिखने में एक जी गीत है कि स्वागत। ये तुम्हारी कोपलों सी नर्म बाहें और मेरे गुलमुहर के दिन, ये तुम्हारी कोपलों सी नर्म बाहें और मेरे गुलमुहर के दिन, आज कुछ अनहोनियां करके रहेंगे, प्यार के ये मन चले पल छिन, क्या बात, वाह, ये वाह, तुम्हारी वाह, 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 कोपलों सी नर्म बाहें। बिंद में लाल लाल पलाश के फूल जी खिलते हैं, आपने तो खूब देखा होगा जी। उसका एक चित्र है। जरूर, देखिएगा स्वागत। कि बांधता जब विंध्य सिर पर लाल पगड़ी, वारुणी देता नदी में घोल, बांधता जब विंध्य सिर पर लाल पगड़ी, वारुणी देता नदी में घोल, धुंध के मारे हुए दिन मान को तब चाहिए 2-4 मीठे बोल। क्या बात, धुंध वाह। के मारे हुए दिन मान को तब चाहिए 2-4 मीठे बोल, तो खेत की सरसों हमारे नाम भेजे, खेत की सरसों हमारे नाम भेजे, रोज पीली चिट्ठियां गिन, ये तुम्हारी कोपलों सी नर्म बाहें और मेरे गुलमुहर के दिन, आज कुछ अनहोनियां करके रहेंगे, प्यार के ये मन चले पल छिन। क्या बात है बुद्धिनाथ जी। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र हैं हमारे साथ आत्मा की आवाज़ में। अच्छा, हमें ये बताइए, जो तमाम नौजवान इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन्हें प्लीज़ ये बताइए कि उन्हें कविताएं क्यों सुननी चाहिए, एक बात, और अगर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए तो अंग्रेज़ी या हिंदी के किन कवियों को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। देखिए, एक होता है सुनना, एक होता है लिखना और एक होता है पढ़ना जी। तो सबसे पहले मैं सुनने की बात करूँगा कि जो हमारी यहाँ परंपरा थी, स्कूलों कॉलेजों में जो अध्यापक होते थे वो कविता के रस को जानते थे, उसके मर्म को जानते थे, अपने छात्रों को उसमें पारंगत करते थे जी। तो इसके कारण क्या होता था कि जो छात्र थे वो कविता को समझते थे, उसका रस लेते थे। और इसीलिए प्रायः हर विद्यालय में कवि सम्मेलन एक जरूर होता था साहित्य परिषद की तरफ से, जी जी, ताकि वो कविता को समझें। हमारे विदेशों में कविता सुनने की ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। हाँ, और बाकायदे उसका बड़ी फीस होती है। तो यहाँ पर तो इस नहीं, लेकिन वो कवि सम्मेलन के माध्यम से करते थे। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि ये जो छंद मुक्त कविता के जो आंदोलन में कविता गायब हो गई। हिंदी कविता को जितना नुकसान
इस छंद मुक्त कविता के अभियान ने किया, ये क्या है कि बाहरी आयातित जो विचार है, वैचारिक कविता वैचारिक नहीं होती है। कविता का जन्म ही हुआ है करुणा से। करुणा मतलब हृदय। हृदय अगर है तो कविता आपकी निकल सकती है। माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा, वाल्मीकि का जो करुणा से उत्पन्न हुई। तो जब तक आपका हृदय नहीं है, पहले तो एक मन की बात होनी चाहिए, हृदय की बात होनी चाहिए। और हृदय की सत्ता को सारे छायावादी कवियों ने भी उसको माना है। केवल बौद्धिक करके, बौद्धिक तो भूसा हो गया, वो कविता और गीत उससे क्या हुआ, हिंदी कविता बहुत पिछड़ गई है, समाज से बिल्कुल अलग हट गई है। समाज में उसका कोई योगदान नहीं 50 साल में। तो नाराज हो जाएंगे सब आपसे। तो हो नाराज, तो मैं चाहता हूँ कि वो बोले, कुछ दम है तो बोले। क्योंकि समस्या ये है कि उन्होंने जितना बड़ा नुकसान किया है वो कितना भी करके भी नहीं कर सकते। हम हत्यारे को हत्यारा नहीं कहेंगे। उर्दू कविता हमारे पीछे थी, वो आज समाज के बीच में आ गई है, समाज के केंद्र में आ गई। हमारे बच्चे अगर इस समय हिंदी कविता न लिख करके उर्दू शायरी करते हैं, इसका सारा जो है अपराध जो है ये छंद मुक्त कविता वालों को मैं देना चाहूँगा। तो ये इस चीज़ को हम लोगों को बहुत अनुभव करना चाहिए कि कविता को हम कहाँ ले जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है। कविता क्या हमारे पाठ्यक्रम में किसी तरह से घुसा देने से कविता जीवित रहेगी? कविता को समाज में लाने के लिए संगीत की आवश्यकता पड़ती है। तो शब्द में जब तक संगीत नहीं होगा तब तक, जैसे दो कागज़ को साटने के लिए एडेसिव की होती है, लस्सा का प्रयोग करते हैं, तो संगीत वही है। समाज से जो निकला, अगर सूर के पदों को, तुलसी के पदों को, मीरा के पदों को अगर संगीत में न ढाले होते गायकों ने, भक्त गायकों ने, तो आज हमारे तक नहीं पहुंच पाती। पाठ्यक्रमों से नहीं चलता है ये पाठ्यक्रम की। जो व्यक्ति, हम तो उनको सामने कहते हैं कि आप 40 साल से एक कविता पढ़ रहे हैं और उस कविता को मैंने वो 15 लाइन की कविता है और वो आपको याद नहीं हो पाती, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि देश और समाज आपको याद रखे? तो इसके कारण हिंदी कविता का नुकसान होता है, एक जी। दूसरी बात जो है, जो लिखने की बात मैंने कही, तो लिखने में क्या हुआ कि जो मंच जो है अब अर्थकरी हो गया, मंच पर ज़्यादा पारिश्रमिक मिलने लगा, कविता ब्रांडेड होने लगी। तो ये जो चीज़ें आई हैं, वो क्या हुआ कि सबल लोगों का मंच पर न रहना। 70 साल तक नीरज जी मंच पर रहे, 30-40 साल तक तो बच्चन जी रहे। उससे पहले हिंदी गीत के माध्यम से कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाने वाला जो जादूगर था, वो था नेपाली जी। नेपाली जी ने सबसे पहले इसको, उनको सुनते, बच्चन जी ने खुद लिखा कि नेपाली जी को सुनने के लिए लोग, गांव के लोग जो है 10-10 कोस से आते थे पैदल चलकर। तो वो चीज़ें समाप्त हो गई हैं। आप जो है पैसा जरूर ज़्यादा ले रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, लेकिन कविता नहीं आपका समाज में जा रही। ये बहुत बड़ी मैं चाहता हूँ कि वो वापस लाऊंगा आपको, नौजवानों को किन कवियों को पढ़ना चाहिए? हाँ, तो सबसे पहले तो जो क्लासिक कवि हैं, सबसे पहले तो आप जो सूर, तुलसी, भक्त, तुलसी को, जबकि वो थे उर्दू के शायर थे, फिराक साहब, लेकिन फिराक साहब कहते कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कवि है तो तुलसी है, मानते थे। तो ये जादू है जो कि बोलता है सिर पर चढ़ करके। तुलसी को अगर आप पढ़ते हैं नियमित रूप से, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको समझदारी होती है कि भारतीय कविता क्या चीज़ है। दूसरी समझदारी ये होती है कि छंद कैसे लिखा जाता है, ये भी हो जाता है। और तीसरी बात यह कि भारतीय संस्कारों को कैसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत करें। सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग तुलसीदास ने किया है। तो एक तो जिसके पास में, वो उसको आप गीता मान लीजिए, जैसे कि गीता जीवन दर्शन के लिए गीता से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। उसी तरह से अगर कविता कहें तो तुलसी पढ़िए, सूर पढ़िए, ये पुराने में। नए में जो है आप जैसे दिनकर हैं, बच्चन हैं, पंत हैं, पंत को महादेवी जी हैं, और सबसे ज़्यादा उत्तरा छायावाद में निराला जी तो चर्चित हैं, लेकिन अगर आपको गहराई में जाना है तो प्रसाद जी को पढ़ना पड़ेगा।
गहराई उनसे ज़्यादा छायावादी किसी कवि में नहीं है। कविता एक हो जाए, सब सुनना चाहूँगा जी। अब चलिए धार्मिक का ही चलता हूँ। तो एक यही समय है जब एक बार फिर उन्होंने कहा कि दीपावली विशेषांक के लिए एक गीत भेज दो, स्वागत। तो उसको जो मैंने शरद ऋतु को ध्यान में रख करके कार्तिक में घाटों पर आकाश दीप जलाया जाता है, याद। और ये तो घाटों की बात हुई, गाँव में भी आंगन में आकाश दीप जलाते हैं पितरों को दिखाने के लिए। अब उस पर देखिए, जलता रहता सारी रात एक आस में, मेरे आंगन का आकाश दीप जलता रहता सारी रात एक आस में, मेरे आंगन का आकाश दीप जलता रहता। पीले अक्षत का दिन सो गया और धुआं हो गया सिवान, मौल सिरी की नन्ही डाल ने लहरों पर किया दीपदान, चुगता रहता अंगार चांदनी उजास में, मेरे आंगन का आकाश दीप जलता रहता सारी रात एक आस में, मेरे आंगन का आकाश दीप। क्या बात है, क्या बात है। आत्मा की आवाज़ में डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी आज हमारे साथ हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं कविता की। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मिथिला से हैं आप जी, उसका बहुत असर पड़ा है जी। तो उसका कारण क्या है कि मैं जो गीत में प्रवृत्त हुआ, तो देखिए बनारस में जब मैं इस तरफ आया तो मैंने पढ़ाई किया, प्रारंभिक मेरी शिक्षा हुई संस्कृत में, कालिदास को पढ़ करके, भवभूति को पढ़ करके, इन सब को पढ़ा। बाद में मुड़ गया तो एमए किया अंग्रेजी में। हिंदी कभी मेरे पाठ्यक्रम में नहीं रही, लेकिन भाग्य को क्या कहें कि मैं उसमें लिखता था अखबारों में और मंच पर आ गया। तो अब उस समय देखिए हिंदी जिसको भी आप कहते हैं कि जैसे धूमिल कहते हैं, हम लोग बैठते थे लेकिन कटुता नहीं थी उस समय। हम लोग बैठे धूमिल की कविता को हम लोग सुनते थे और मेरे गीतों को धूमिल सलाहते थे, ये चल रहा था। तो उसमें हुआ ये कि विद्यापति हम लोग के बचपन के प्रेरणा स्रोत थे। जी जी। अच्छा। अगर मैं गीत में ही अपने को बांधे रखा तो उसका कारण यह है कि विद्यापति एक रोल मॉडल होते हैं हमारे लिए। वो बचपन में जब सुना था कभी कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो कि लोगों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक गाया जा सके। और वो जो प्रभाव पड़ा मुझे कि मैंने ये सोचा कि कविता मतलब गीत, और कविता मतलब गीत का मतलब है गीत में आ गया मैं। तो इसलिए इतने ज़्यादा वहाँ पर देखिए, जब बनारस में जब मैं मंच पर आया था या हिंदी क्षेत्र में आया था, उस समय तरह तरह की चीज़ें आ रही थी, बड़े लुभावने विज्ञापन थे, ब्रांड नेम थे सब, कि अगर थोड़ा सा आप इधर चले आए तो आप को तुरंत पूजने लगेंगे लोग। लेकिन मैंने कहा मेरा पूजने का नहीं है मतलब, हमारा है कि अगर हम सरस्वती के मंदिर में गए तो ईमानदारी के साथ, और जो हमारे भीतर, जो आपने आत्मा की आवाज़ कही, तो हमारी आत्मा की आवाज़ यही थी कि मैं गीत लिखूं केवल, और मैंने गीत लिखा उस। मित्रों, आप जानते हैं गीतकार ही नहीं हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, गज़ल गो भी हैं। और मैं चाहूँगा एक वाकया ज़रूर आप साझा करें। गज़ल हम आपसे सुनेंगे, पहले इस वाकये को हमसे आप बताइए कि जब आप एक बार मंच पर गज़ल पढ़ रहे थे, जो नजराना नजराना हम चाहते हैं। हाँ, नहीं गज़ल नहीं है, वो गीत ही है। और ये प्रयाग के पास में ही एक कार्यक्रम था, तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो उर्दू, क्योंकि कवि सम्मेलन मुशायरा दोनों साथ साथ था, तो उर्दू के अध्यक्ष, विभाग के अध्यक्ष थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे और सीनियर मोस्ट कवियों में मैं था। तो सबसे बाद में स्वाभाविक है कि सबसे बाद में मेरा होगा। तो मैंने एक गीत शुरू किया कि चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना,
चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, वाह। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। पहले इसका अंतिम सुना करके तब मैं एक वाक्य जी बताता फिर हूँ। प्लीज कृपया। पखुरी पखुरी ओस नहाए पोर पोर बंसी लहराए, पखुरी पखुरी ओस नहाए पोर पोर बंसी लहराए, तू गोकुल है मेरे मन का, तू गोकुल है मेरे मन का, मैं तेरी बरसाना वाह, पिया वाह, वाह, कोई वाह, वाह, जाने ना, क्या बात। मैं तेरी बरसाना पिया कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना। देखिए क्या है कि गलती क्या हो रही है कि उर्दू के जो शायर लोग हैं, उर्दू दां जिसको हम कहते हैं, उनकी एक आदत है कि वो जिसको अच्छा समझते हैं, जो उस समझते हैं कि ये सही है, उसको दूसरे पर लादने की कोशिश करते हैं। ये नहीं वो समझते कि हिंदी जो भाषा है वो बहुत विस्तृत भाषा है और उसका अपना व्याकरण है, और वहाँ व्याकरण नहीं है, उर्दू का कोई व्याकरण नहीं है। व्याकरण है तो हिंदी का है, और उसी को व्याकरण को वो लेकर चलते हैं। लेकिन उच्चारण तो मैंने एक अखबारों में मैं लिखता हूँ इस पर भाषा से संबंधित, उसमें मैंने एक लिखा था, नुक्ता पर लिखा था कि ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। 150 साल पहले नागरी प्रचारणी में हिंदी के जितने देश भर के विद्वान थे, सबने आकर के वो निर्णय किया था उस सभा में। 2 निर्णय थे महत्वपूर्ण। एक निर्णय तो ये था कि हाँ, हिंदी में नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। अच्छा। और नागरी प्रचारणी सभा से लेकर के वहाँ जो ज्ञान मंडल है, जिसका शब्दकोश ही पूरे हिंदी जगत में प्रचलित है, उसमें कहीं भी आप नुक्ता नहीं देखेंगे। ये एक। दूसरा था ने का प्रयोग करना। ये पंजाब से आया था, पंजाबी जो भाषा का असर था हिंदी में, कि उसने कहा कि ने का प्रयोग होगा, नुक्ते का प्रयोग नहीं होगा और ने का प्रयोग होगा। क्योंकि आप भोजपुरी वगैरह भाषा देखें, अवजी हो, भोजपुरी हो, उसमें ने का प्रयोग नहीं है। हम गए थे, हम खाए थे, यही होता है ना। लेकिन हिंदी में वो ने के प्रयोग के कारण हमने खाया, हमने रोटी खाई, ने के अनुसार बदल। ये दोनों निर्णय उसी में हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग तो करते हैं वहाँ जो उर्दू जो अध्यक्ष बोले थे, उन्होंने जैसे मैंने कहा कि दूंगी तुझे नजराना पिया कोई जाने ना, तो वो जो है माइक उनके पास था कि नजराना नहीं नजराना। मैंने सुना, मैंने कहा कि पीछे मुड़ के मैंने देखा, मैंने कहा बिल्कुल आप हुजूर साहब का ठीक कह रहे। अगर ये लड़की ओठे पर गाती तो नजराना ही बोलती, लेकिन ये घाट पर, नदी के घाट पर गा रही है तो ये नजराना ही कहेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि नजराना भी कोई शब्द है। बिल्कुल। तो ये होता है क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। वो भाषा उर्दू में जो साहित्यकार हैं, सामान्य मैं बहुत आदरपूर्वक ये बात कर रहे थे, वो भाषाविद नहीं है जितना हम लोग भाषा पर मेहनत करते हैं। क्योंकि हमारे पास पाणिनि की, पतंजलि की परंपरा है, उनके पास इस तरह की नहीं है। तो हम लोग जितना ठोस उसका ज्ञान रखते हैं भाषा का, वो नहीं रखते। तो उसको क्या है कि वो जो देखते हैं वो वही समझते हैं कि यही सही है और उसके अनुसार बोलते हैं। तो एक बार ऐसे ही हो गया था। मैंने कहा कि ये मूल जो उच्चारण है, मैंने कहा मूल क्या होता है? सोग का मूल क्या है जानते हैं? शोक। तो तुम शोक बोलो। सोग बोलते हैं। हाँ, शोक क्यों बोलते हो? शायद क्यों बोलते हो? स्यात बोलो। स्यात तुमने लिया है हमसे, हमारा तो जैन धर्म का स्यादवाद ही है। स्यात तुमने हमने से, तो स्यात बोलना सीखो। ब्राह्मण क्यों कहते हो? ब्राह्मण बोलो। तो तुम उच्चारण नहीं करो, हम पर तुम क्या कि मुगल काल है क्या? तो ये जो चीज है, ये क्रांतिकारी विचार आपको थोड़ा लोग खफा रहते होंगे आप? नहीं, खपा नहीं रहता कोई। अच्छा। क्योंकि जानते हो कि हमारा विषय तक ही सीमित है,
हमारे विचार हैं, और अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको टोकना। ये लोकतंत्र में यही गलत हुआ है कि कोई टोका नहीं गया, गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम करने दी और पीठ ठोक पे कि हमारा वोट बैंक है। हम उस तरह के वोट बैंक में रहने वाले नहीं। अच्छा, मुझे इस पे शेर याद आ गया। हाँ, बोलिए। कि उसूलों पे जो आंच आए हाँ, तो टकराना जरूरी जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। बरेलवी साहब का है जी, हमारे बहुत प्रिय भाई हैं वसीम साहब। वसीम बरेलवी साहब हाँ, का हाँ। शेर है। अच्छा, हम चाहते हैं अब फिर कविता की ओर लौटें। जी, जी। और आपकी जो बहुत प्रिय कविता है, एक हो पुनः हम चाहेंगे आप सुनाएं। जरूर। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। एक प्रतिमा के, इसमें मैंने बताया कि मैं चूंकि संस्कृत ही पढ़ता था, तो रघुवंश में कालिदास ने लिखा कि रघुवंश के राजाओं में और उनकी प्रजा में यही अंतर था कि राजा के पास छत्र और चामर राज्यत्व का प्रतीक, और प्रजा के पास वो नहीं होता था। क्या बात। अब उसी चीज को यहाँ पर लिया है जी कि एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से आज मेरा मन स्वयं देवल बना। मैं अचानक रंक से राजा हुआ, छत्र चामर जब कोई आंचल बना। एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। इसका अंतिम मैं सुनाना चाहता हूँ कि तुम मिले जब से नशीले दिन हुए। खास बात यह है, तुम मिले जब से, ये भी संस्कृत का ही प्रभाव है कि देवताओं की पलकें नहीं गिरती, ये एक अलग किया गया है मनुष्य से, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्वागत। कि तुम मिले जब से नशीले दिन हुए, नीड़ में खग से सपन रहने लगे। मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन। देवता मुझको सभी कहने लगे, मैं तुम्हें देखा किया अपलक नयन। देवता मुझको सभी कहने लगे, जब कभी मैं धूप में जलने लगा, जब कभी मैं धूप में जलने लगा। कोई साया प्यार का बादल बना, मैं अचानक रंक से राजा हुआ। छत्र चामर जब कोई आंचल बना, एक प्रतिमा के क्षणिक संसर्ग से। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र से आप लगातार कविताएं सुन रहे हैं आत्मा की आवाज़ में, और हम छोटी छोटी बात भी करते जा रहे हैं। एक प्रश्न मेरे मन में आता है डॉक्टर साहब कि ये ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। सभी विधाओं में उस पर कब्जा होता जा रहा है। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो निबंध और ऐसे और आर्टिकल सब लिख रहे हैं, तो वो भी समय दूर नहीं कि ये कविताएं भी उससे आने लगें। तो क्या भविष्य है कविताओं का? नहीं, देखिए, स्पष्ट बात यह है कि मैंने पहले कहा कि कविता दिल से लिखी जाती है, और एआई के पास दिल नहीं होता, उसके पास ब्रेन भी नहीं है। वो ब्रेन जो है, जो इतना फीड किया हुआ है, उतना ही है उसके पास। तो निश्चित रूप से जिस ब्रेन ने उसको बनाया है, उसका बेहतर ब्रेन होगा। तो इसलिए हम लोग को कभी, आप टेक्स्ट करवा लीजिए जितना भी, लेकिन कविता के क्षेत्र में उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो लिखेगा भी तो उसमें कोई संवेदना नहीं होगी। जो कविता जो संवेदना जगाती है, वो जो महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, क्योंकि यही कविता की महत्ता भी है कि वो मनुष्य को संवेदनशील बनाते हैं। हम अक्सर लोग से पूछे कविता हम क्यों पढ़ें, तो हम कहते हैं इसलिए पढ़ें आप कि आप संवेदनशील रहेंगे। क्योंकि आप अगर मेमने को देख करके अगर उसको चूमने का, उसको गोद में लेने का मन हुआ, तो ये संवेदनशीलता है, कविता सिखाती। अगर उसको काट के खाने का मन हो तो ये कविता नहीं सिखाती। भारतीय कविता हमेशा दो चीज़ों पर ध्यान देती, एक तो संवेदनशीलता और दूसरी आशावादिता। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, ये एकदम से है कि आपको बहुत से लोगों ने इन दो पंक्तियों के आधार पर 6-6 माह जेल में बिताया है, ये गा करके। हमारे किस्सा बताइए। एक किस्सा मैं बता रहा हूँ कि एक दुबे जी थे विधायक जमशेदपुर में, तो चक्रधरपुर वहाँ पर है, चक्रधरपुर में एक सम्मेलन था, और मैं उसमें उम्र बहुत बता ही दिया मैंने। तो वहाँ गया था मैं कवि सम्मेलन में,
और वो विधायक जो थे दुबे जी, वो मुख्य अतिथि थे, मूछ उछ थी उनको। वो बैठे तो जैसे ही 2-3 कवियों के बाद मेरा नंबर आ गया, तो मैं जैसे ही शुरू किया एक बार और जाल फेंक रहे, वो मेरे और रुकिए रुकिए। तो हमको हुआ कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कांड बहुत हुआ है मेरे साथ। एक बार कानपुर में जब ये गीत सुनाने लगा तो एक पुलिस अधिकारी थे, वो इस गीत को सुनाते थे, अपना कह के सुनाते थे। और कई बार अखबारों में उनका भी है कि उन्होंने तालियां बटोरी गीत सुनाकर। तो ऐसा भी हुआ है। तो मैं सोचा कि शायद यही कुछ चक्कर होगा। तो उन्होंने कहा कि ये गीत आपका है। मैं डर गया, लेकिन मेरे लिए भरोसे की बात ये थी कि डर भी छप चुका था। तब उससे बढ़कर के तो कोई प्रमाण नहीं होता है ना। तो मैंने कहा जी हाँ, है तो मेरा ही। तो वो कहा कि मैं आपका पाँव छूना चाहता हूँ। हाँ, मैं शक पका गया कि तब वो माइक ले लिया मुझसे, कहा कि बंधुओं, इस 2 पंक्ति ने मुझे 6 महीने तक इमरजेंसी के दौरान क्या बात अगर जिलाया है कि ये 2 पंक्ति ने। तो ये होता है, देखिए हम तो कुछ लिखते नहीं हैं, हमने तो लिखा ही है कि सरस्वती पर की अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है। ध्यान से सुनिएगा। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ। तो चिट्ठी का मजमून क्या होता है कि कुशल क्षेम पूरे टोले का, कुशल क्षेम घर का, बाट जोहते मालिक की बेबस चर्चा चर का। इतनी छोटी सी पुर्जी पर, जीवन तो बड़ा छोटा है, अधिकतम 100 साल, लिखना कितना है। इतनी छोटी सी पुर्जी पर कितनी बात लिखूं, काबिल बेटों के हाथों हो रहे अनादर का। अपनी बात जहां आई बस चुप हो जाती है, मेरी नासमझी पर यूं ही झल्ला जाती है। अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती है। अगला जो बंद है मैं जरूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये सरस्वती पुत्रों के प्रति जो लक्ष्मी की कुदृष्टि रहती है। हम लोग अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी सभा में मैं बैठा हूँ, कितना भी बड़ा मैं कवि भले हो जाओ, तो अभी तो सब अंतर्राष्ट्रीय ही कवि हो जाते हैं, बाद में बात करेंगे उस पर। लेकिन उसमें क्या है कि अगर कोई दरोगा आ जाता है तो हमको हटा करके उसमें उसको बिठा लिया जाएगा, ये स्थिति है जी। अब उसके लिए वो है कि कभी कभी जब भूल विधाता की मुझको छेड़े, मुझे मुरझता देख दिखाती सपने बहु तेरे। क्या बात। कहती तुम हो युग के सर्जक, क्या बात। बेहतर ब्रह्मा से। क्योंकि ब्रह्मा के राम कृष्ण तो कब के चले गए, लेकिन वाल्मीकि के राम, व्यास के कृष्ण अभी भी हमारे साथ हैं। क्या बात, वाह वाह। कहती तुम हो युग के सर्जक, बेहतर ब्रह्मा से, नीर क्षीर करने वाले हो तुम ही हंस मेरे। क्या बात। फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, फूलों से भी कोमल शब्दों से सहलाती है, मुझे बिठाकर राजहंस पर सैर कराती है। क्या बात, क्या अपनी चिट्ठी बूढ़ी माँ मुझसे लिखवाती है, जो भी मैं लिखता हूँ वो कविता हो जाती। एक और है वो नई है ये। अच्छा बड़ी देखिए असल में क्या है, मेरी समस्या ये है जी कि मैं पहले जो बीए में पढ़ता था जी, वहाँ BHU में, DAV कॉलेज में, युवा अवस्था में स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा सा क्रिएटिव था भी। तो हालांकि मेरे घर में कोई कवि नहीं हुए और 7 पुष्ट तक कहीं भी नहीं हुए कवि, लेकिन युवा अवस्था में होता है तो शेर कुछ और भी तो नहीं हुआ था। मैं माफी चाहता हूँ। नहीं कुछ नहीं, मतलब नहीं वो केवल काल्पनिक, इमीडिएट रीजन नहीं केवल काल्पनिक। अच्छा, जो भी मेरे थे काल्पनिक जी। तो उसमें क्या शेर व शायरी करते थे और बहुत से मैं कुछ भूल गया हूँ, लेकिन वो रुबाइयाँ सब हमारे छात्र मित्रों को अभी तक याद हैं।
जब मिलते हैं तो वो सुनाने लगते हैं। तो खैर ये चलता रहा। तो अब क्या हुआ कि जो मेरी प्रतिष्ठा हो गई गीतकार के रूप में, मैं कहीं मंच पर जाऊं तो देखता हूं सामान्यतः कि जो हिंदी के कवि हैं, जो उनको हिंदी के गीतकार के रूप में, वो भी गज़ल सुनाने लगते हैं। तो ये मुझे बहुत ख़राब लगता है। भाई आप शहनाई बजाने के लिए बुलाए गए हैं, आप तबला क्यों बजाते हैं? तो ये एक बात है कि आप रोल अपना तय कीजिए। कवियों ध्यान से सुनिए, ये तय शहनाई बजाने के लिए बुलाया जाए तो तबला हारमोनियम मत बजाइए, हारमोनियम मत, तबला मत बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है मैं ध्यान में रखता हूँ। तो जब मैं जाता हूँ गीतकार के रूप में तो मैं गीत ही सुनाता हूँ। लेकिन क्या है कि जब एक छंद की जो रचना होती है तो केवल एक नदी में नहीं चलती, कई धाराएं फूटती हैं। तो गज़लें भी लिखता रहा मैं। तो वो बहुत से गज़ल हैं। एक मैं उससे पहले मैं एक सुना देता हूँ, 2-3 पंक्ति जो कि देखिए गहराई उसकी। मैंने तो इबादत में, हमने तो इबादत में उसको एक नज़र देखा, हमने यूं इबादत में उसको एक नज़र देखा, इसके बाद दुनिया ने हमको बेखबर देखा, इसके बाद दुनिया ने हमको बेखबर देखा। रात के मुकद्दर में चांद था न तारे थे, रात के मुकद्दर में चांद था न तारे थे, फिर भी आसमां की तरफ उसने उम्र भर देखा, फिर भी आसमां की तरफ उसने उम्र भर। आखिरी जो इसका शेर है सुनिएगा। नाचती थिरकती है चांदनी जमी पर ही, नाचती थिरकती है चांदनी जमी पर ही, हमने इस हकीकत को जाके चांद पर देखा, हमने वहाँ कुछ नहीं है, सपाट है सब। हमने इस हकीकत को जाके चांद पर देखा, इसके बाद दुनिया ने। तो ये जो गज़लें लिखते बहुत उसकी डायरी अलग से है। उसमें एक बहुत हल्के फुल्के ढंग से मैंने कभी लिखा था। कितने साल पहले? मुझे लगता है कि 40-50 साल हो गया हो, क्योंकि 40 साल पहले तो इसको रिकॉर्ड किया है आकाशवाणी ने। जी, तो मैं चाहता हूँ पॉडकास्ट के दर्शकों, ये अंतिम प्रस्तुति है आज के इस पॉडकास्ट की, ध्यान से सुनिएगा, कहीं को रिलेट मत करिएगा। हाँ। आपको सुनिए। अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई है। अभी न जाओ यूं रूठ कर तुम, अभी मोहब्बत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। न चाह कर भी दिया है तुमने किसी को दिल, ये मुझे पता है। ये आंखें कहती हैं जागने की, ये आंखें कहती हैं जागने की, तुम्हारी आदत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी इधर भी, मुझे यकीन है चुरा के नजरें वो देख लेगा कभी इधर भी। वो देवता है पुराना आशिक, वो देवता है पुराना आशिक, मेरी इबादत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। देखिए गज़ल में बात जो कही जाती है संकेतों में कही जाती है, चाहे गीत हो या गज़ल हो। अब देखिए कि एक उसके बाद जो मैं शेर सुना रहा हूँ, देखिए कि इसको व्यंजना में कैसे कहा, कितनी खूबसूरती से कहा गया है, बाकी तो आप समझ लीजिए। इसमें एक शब्द आता है आवे रवां। आवे रवां का वैसे अर्थ होता है बहता हुआ पानी, लेकिन ये नाम था ढाका के मलमल का।
अच्छा, बहुत बारीक होता था, मैंने अंगूठी के बीच से भी उसको निकाल लेते थे, और 3-4 परत पढ़ने के बाद भी आप सब कुछ दिखाई पड़ेगा आपको। अब सुनिएगा, ये जिस्म सोने का, ये जवानी चली है आबे रवा पहन कर, ये जिस्म सोने का, ये जवानी चली है आबे रवा पहन कर, बचा के रखना बुरी नजर से, बचा के रखना बुरी नजर से, तुम्हारी दौलत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं। बचा के रखना बुरी नजर से, तुम्हारी दौलत नई नई है, अभी तो सपने नए नए हैं, अभी तो हसरत नई नई। आत्मा की आवाज में आज हमने बात की, किसकी आत्मा की आवाज की? डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी की आत्मा की आवाज की। और हमें उम्मीद है कि ये आत्माओं का मिलन जो आपके साथ हम दोनों का हो रहा है पॉडकास्ट देखने वालों के साथ, जरूर आपको पसंद आया होगा। तो अपना प्यार हम पर यूं ही लुटाते बरसाते रहिए, आत्मा की आवाज देखते रहिए। हम ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा, जिसके पास आत्मा हो। तो आज का एपिसोड यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपने घरों में बैठकर हमें देखने के लिए। यूं ही सराहते रहिए। नमस्कार।